poetic forms and poetic devices. This is the topic on which we have already delivered 2 lectures, and this is lecture 3. I'm Dr. Satyapal, Associate Professor of English, Department of Higher Education, Government of Haryana. So, some more poetic forms, some more poetic devices which are included in your syllabus. This is the first poetic form we shall discuss today. लिरिक. लिरिक क्या होता है? लिरिक एक पोइम के टाइप्स में से है. पोइम्स बहुत टाइप की होती हैं और उनमें से एक है लिरिक. चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं क्या है लिरिक. अ लिरिक पोइम इज अ शॉर्ट पोइम अटर्ड बाय अ सिंगल स्पीकर. कंडीशन ये है स्पीकर एक होना चाहिए. और लिरिक आमतौर पर गीत को कहते हैं. ये लेंथ में, लंबाई में छोटा होना चाहिए. द स्पीकर एक्सप्रेसेस अ स्टेट ऑफ माइंड, प्रोसेस ऑफ थॉट और फीलिंग. इसका थीम क्या होगा लिरिक का? इसमें स्पीकर अपने दिमाग में, उसके दिमाग की क्या स्थिति है, वो क्या सोच रहा है, वो अपने भावों को, अपनी फीलिंग्स को, अपने विचारों को व्यक्त करता है. ओरिजिनली अ लिरिक वाज संग अकम्पनीड बाय अ लायर. इसीलिए ये जो शब्द लायर है, इसी के कारण इसका नाम लिरिक पड़ा है. लायर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको बजा करके पोइम्स को गाया जाता है. तो ओरिजिनली लिरिक जो है लायर बजा के गाया जाता था, इसीलिए इसका नाम लिरिक हुआ. द चीफ क्वालिटी ऑफ अ लिरिक पोइम इज इमोशनल इंटेंसिटी. बड़ी ही इमोशनल पोइम होती है. किसी खुशी या गम, किसी हैरानी या आनंद को गा करके इसे व्यक्त किया जाता है. इसलिए लिरिक जो है उसका मेन जो थीम होता है वो बहुत ही इमोशनल इंटेंसिटी वाला होता है. इट इज ए क्राई ऑफ जॉय, सोरो और सरप्राइज. जनरली पावरफुल फीलिंग्स आर ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन. कोई भी आदमी रोता है तो बहुत लंबे वक्त तक नहीं रोता है. कोई आदमी खुश होता है तो बहुत ज्यादा देर तक खुश नहीं होता है, क्योंकि थोड़ी देर बाद वो नॉर्मलाइज हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है. हैंस द लिरिक इज ऑल्सो शॉर्ट. क्योंकि इस तरह के इमोशंस बहुत ज्यादा लंबे नहीं होते हैं, उसी प्रकार से लिरिक भी लंबा नहीं होता है. मेन फीचर्स की बात करें हम तो लिरिक की खास बातें क्या क्या हैं. सबसे पहली खास बात है कि इट एक्सप्रेसेस पर्सनल एंड इमोशनल फीलिंग्स और थॉट्स. स्पीकर की फीलिंग्स और थॉट को एक्सप्रेस करता है जो कि उसकी पर्सनल होती हैं, इमोशनल चीजें होती हैं. इट डज नॉट टेल अ स्टोरी. आमतौर पर जो लिरिक होता है वो स्टोरी नहीं बताता है, कहानी नहीं बताता है. उसमें कवि अपने मन के विचारों को व्यक्त करता है और मन के विचार कहानी हो ऐसा नहीं होता है. कहानी वाली पोइम जिसमें कहानी बताई गई हो वो आमतौर पर बैलेड होती है. आपके सिलेबस में बैलेड नहीं है कोई शायद, तो वो बैलेड होती है. इट हैज सॉन्ग लाइक क्वालिटीज. जो लिरिक होता है इसमें सॉन्ग जैसी क्वालिटीज होती हैं. ये छोटा होता है लेंथ में, म्यूजिकल होता है, इसको लायर के साथ बजाया जा सकता है और इसमें सॉन्ग जैसी क्वालिटी. जैसा मैंने बताया लिरिक सॉन्ग ही होता है. इट इज यूजुअली शॉर्ट. अब जो बातें हमने यहाँ कही थी लगभग वही बातें यहाँ पर रिपीट हो रही हैं. इन ओल्डन डेज इट वॉज संग विद लायर. ये आमतौर पर पुराने वक्त में लायर के साथ बजाया जाता था. इट ऑलवेज यूजेस फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू. फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि पोइट अपने विचारों को व्यक्त करता है, इसमें अपने मन की बात को व्यक्त करता है. इसमें टाइप्स की अगर हम बात करें तो लिरिक पोइम के कई टाइप्स हो सकते हैं आपके सिलेबस में. इवन के जो सोनेट्स होते हैं आपके वो भी लिरिक होते हैं. विलियम वर्ड्सवर्थ का सोनेट द वर्ल्ड इज टू मच विद अस एक लिरिक है. एलिजी भी लिरिक हो सकती है, ओड भी हो सकती है. लव सॉन्ग, पेट्रियोटिक सॉन्ग, हिम होता है भजन. एलिजी सैड सॉन्ग, ओड एड्रेस करके गाया गया गीत, सोनेट 14 लाइंस की पोइम, ये सब लिरिक्स होते हैं. सोनेट. सोनेट की बात करें, आप बहुत लंबे टाइम से इससे परिचित हैं. सोनेट इज अ पोइम ऑफ 14 लाइंस. सोनेट एक 14 लाइनों की पंक्ति होती है. इसके 2 टाइप होते हैं, पेट्रार्कन और शेक्सपियरियन. सोनेट इज अ पोइम ऑफ 14 लाइंस. सिंपल सी बात है. इट इज यूजुअली रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर. मैंने आपको पोइटिक फॉर्म्स और डिवाइसेस करवाते वक्त ही एक आपकी पोइम शैल आई कंपेयर दी के माध्यम से ये समझाया था कि हर लाइन में 5 फीट होते हैं
और 10 मात्राएं होती हैं, 10 सिलेबल्स होती हैं। आयम्बिक, आयम्बिक का मतलब है स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड का पैटर्न। और पेंटामीटर, पेंटा का मतलब होता है 5, 5 उसमें फीट होते हैं, यानी कि एक फीट में 2 मात्राएं होती हैं तो 10 मात्राएं होती है। आयम्बिक पेंटामीटर। द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द सोनेट वाज द इटालियन और पेट्रार्कन सोनेट। सबसे पहले जो इटालियन, इटली की फॉर्म है, इंग्लैंड में इटली से ही आई थी ये। इंग्लैंड के जो स्कॉलर्स थे, जो पोइट्स थे, जो इटली गए और वहां से सीख करके आए, उन्होंने आकर के इंग्लैंड में भी 14 लाइन की पोइम्स लिखना स्टार्ट किया। पेट्रार्कन सोनेट या इटालियन सोनेट ओरिजिनल था। द इंग्लिश और शेक्सपियरियन सोनेट केम लेटर। इंग्लिश सोनेट कहा जाता है उसको, शेक्सपियरियन सोनेट भी कहा जाता है, जो कि इंग्लैंड में प्रचलित हुआ। लाइनें 14 ही थी, सिर्फ पैरा का जो डिवीजन है वो अलग हो गया था। हैंस ए सोनेट इज ऑफ 2 टाइप्स। पैरा डिवीजन के हिसाब से सोनेट के 2 टाइप्स हो गए, एक था इटालियन और दूसरा था शेक्सपियरियन। चलिए आपको मैं समझाता हूं कि पेट्रार्कन सोनेट क्या होता है। पेट्रार्कन सोनेट जो होता है उसमें 1 लाइन, 2 लाइन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 लाइनें होती हैं। इसको हम बोलते हैं ऑक्टेव, OCTAVE, ऑक्टेव। ऑक्टेव मीन्स स्टैंजा ऑफ 8 लाइन्स। फिर होती है 6 लाइन्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये जो 6 लाइन का जो स्टैंजा होता है इसको बोलते हैं हम सेस्टेट, SESTET, सेस्टेट। 8 और 6 लाइन का, 8 लाइन्स प्लस 6 लाइन्स, इस तरह का जो स्टैंजा, 8 और 6 14 हो गए ना, तो 14 लाइनें होंगी, लेकिन 8 और 6 लाइन का स्टैंजा होगा, वो होगा पेट्रार्कन सोनेट। शेक्सपियरियन सोनेट जो है वो इससे डिफरेंट होगा। वो क्या होगा फिर, वो जो है, चलिए मैं आपको इसको क्लीन करके फिर बताता हूँ क्या होगा वो। शेक्सपियरियन सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट में स्टैंजा पैटर्न डिफरेंट रहता है। शेक्सपियरियन सोनेट में जो स्टैंजा पैटर्न रहेगा वो रहेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2, 4 लाइन का, इसको बोलते हैं क्वाट्रेन। 4 लाइन का ये भी क्वाट्रेन, 4 लाइन का ये भी क्वाट्रेन, और 2 लाइन का ये होगा कपलेट। 3 क्वाट्रेन्स और 1 कपलेट, 4 3 12 और 2 14, 14 लाइन का जो होगा स्टैंजा वो शेक्सपियरियन सोनेट होगा। इट इज ए सोनेट कंसिस्टिंग ऑफ 3 stanzas of 4 lines each and a couplet. It is also called Shakespearean sonnet. It has 14 lines. Each line is made up of 10 syllables. आयम्बिक पेंटामीटर की अगर हमने बात की है तो ये दोनों में रहता है, दोनों में 14 लाइनें रहती हैं। सिर्फ स्टैंजा में कितनी लाइनें हैं ये अलग अलग रहता है। शेक्सपियर वॉज नॉट द फर्स्ट पोइट टू यूज इट। Thomas Watt and the Earl of Surrey, they introduced Shakespearean sonnet. They introduced Shakespearean sonnet in English poetry in the first half of 16th century. 16th century की शुरुआत में। और शेक्सपियर आप जानते हैं कि 1564 में पैदा हुए थे और 1616 तक रहे थे। तो शेक्सपियर ने जो सोनेट्स लिखे उसमें यही स्टैंजा पैटर्न था, इसी के नाम पर शेक्सपियरियन नाम पड़ा। लीजिए अगला जो है वो पोइटिक फॉर्म नहीं है, ये पोइटिक डिवाइस है। कविता में किस तरह की चीजें यूज होती हैं। पर्सोनिफिकेशन एंड हाइपरबोली। पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में हम कहते हैं मानवीकरण। मानवीकरण हिंदी में आपने सीखा होगा, किसी भी निर्जीव वस्तु को सजीव की संज्ञा दे दी जाए वो मानवीकरण होता है। हाइपरबोली क्या होता है, हाइपरबोली इसकी स्पेलिंग को ध्यान से देखिए, इसको हाइपरबोल भी बोल सकते हैं आप, हाइपरबोली भी बोल सकते हैं, दोनों ही ठीक हैं। हाइपरबोल या हाइपरबोली का मतलब है अतिशयोक्ति अलंकार, जिसमें चीजों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। चलिए देखते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन इज काइंड ऑफ मेटाफर इन विच वी डिस्क्राइब एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, किसी निर्जीव वस्तु को, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स अस्पष्ट चीजों को, नॉन ह्यूमन एनिमल और इन ह्यूमन टर्म्स। जो कोई चीज भी नॉन ह्यूमन है, मानव नहीं है, चाहे वो पशु हो, चाहे वो विचार हो, चाहे वो चीजें हों, उनको मानव की संज्ञा दे देना। उनको मानव की, हम कहते हैं खिड़कियां सीटियां बजा रही हैं, मानवीकरण है। खिड़कियों को मानव की संज्ञा दी गई है, सीटियां सिर्फ बजाता है मानव। जॉन कीट्स की पोइम ओड टू ऑटम में ऑटम सीजन को पर्सोनिफाई करके फार्मर की तरह दिखाया गया है। इन पर्सोनिफिकेशन नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स आर पोर्ट्रेड इन सच अ वे दैट वी फील दैट दे हैव द एबिलिटी टू एक्ट लाइक ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स जैसी एबिलिटी उनमें होती है।
जो कोई भी चीज जिसको है ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं है, वो एनिमल है, वस्तु है या विचार है, परंतु उसको कवि ने यूं बना दिया है कि वो एनिमल्स या वो चीजें मानव की तरह बिहेव करती हैं, तो वो पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें द स्काई वीप्स, आसमान रो रहा है। आपने एक फिल्म के गीत में, सिर्फ तुम फिल्म का एक गीत है, मेरे संग रो रहा आसमां, जब बरसात हो रही है और वो दीपक अपनी प्रेमिका को ढूंढने चला है और लगातार बरसात हो रही है, उस फिल्म में आसमां रो रहा है, ऐसा वो कहता है अपने गीत में। तो आसमां रो रहा है, आसमां रोता थोड़ा ही ना है, आसमान से तो बरसात होती है। आसमान को मानव और उसकी बरसात को आंसू मान करके कवि ने रो रहा आसमां ऐसा कहा है। ये मानवीकरण है। आसमां व्यक्ति नहीं है और रोना आसमां का काम नहीं है, मानव की संज्ञा आसमां को दी गई है। इसलिए हम कहेंगे स्काई द एबिलिटी टू वीक, जो टू वीप, उसको जो दिया गया वो मानवीकरण है। वी नो दैट वीपिंग इज ह्यूमन क्वालिटी एंड वी कैन से दैट स्काई हैज बीन पर्सोनिफाइड इन द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस में आसमान को का मानवीकरण किया गया है, पर्सोनिफिकेशन किया गया है। अगला जो विचार है, वो अगला जो ये पोएटिक डिवाइस है, वो है हाइपरप्ले। हाइपरप्ले इज स्टेटमेंट विच हैज बीन एग्जाजरेटेड। एग्जाजरेटेड मीन बढ़ा चढ़ा करके पेश करना। आपने स्कूल लेवल पर अतिशोक्ति अलंकार हिंदी में पढ़ा होगा, और वो सेम चीज है ये। वी यूज इट टू एम्फेसाइज समथिंग और टू ऐड ह्यूमर और टू गेन अटेंशन। कवि रीडर का ध्यान आकर्षित करने के लिए, या मजाक करने के लिए, या किसी भी चीज पर जोर देने के लिए इसका प्रयोग करता है। देखिए, कौन सा डिवाइस क्या होता है ये जानना ही पर्याप्त नहीं है। एक अच्छे विद्यार्थी की पहचान है कि वो ये भी जाने कि तो मैं आपसे कह रहा था कि कोई भी पोइटिक डिवाइस है, उसका फंक्शन क्या है, कवि उसका इस्तेमाल क्यों कर रहा है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। ये जानना बल्कि ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी जो पोइटिक डिवाइस है, कोई भी जो अलंकार है, उसका प्रयोग कवि आखिर करता ही क्यों है। हम उसका प्रयोग, हम हाइपरबोले का प्रयोग हास्य रस देने के लिए, ध्यान आकर्षित करने के लिए, या किसी चीज पर जोर देने के लिए करते हैं। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। ही इज सो हंग्री दैट ही कैन ईट ए हॉर्स। अंग्रेजी में ऐसी कहावत होती है कि वो इतना भूखा है कि पूरे घोड़े को खा जाए। अब कोई भी आदमी एक घोड़े को नहीं खा सकता है। ये अतिशयोक्ति अलंकार है, ये हाइपरबोली है, बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है। दिस बैग वेज अ टन। अरे बहुत भारी है ये बैग, तो 1 टन भार है इसमें। तो हम ऐसा आमतौर पर बोलचाल में कहते हैं, हम उसको ये दिखाने के लिए कि बहुत ज्यादा भारी है भाई ये, है ना। योर स्किन इज सॉफ्टर देन सिल्क। किसी की भी स्किन सिल्क से ज्यादा सॉफ्टर नहीं होती है। तो हम कहें कि सिल्क इज द स्किन इज सॉफ्टर देन सिल्क, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला जो डिवाइस है वो है रिदम एंड राइम। ये पोइम की खास बात होती है। पोइम में रिदम होता है, पोइम में म्यूजिक होता है, पोइम में राइम स्कीम होती है। राइम स्कीम के बारे में आपने स्कूल लेवल पर भी पढ़ा होगा कि कविता के आखिरी लाइन, कविता में जो लाइनें हैं उनके आखिरी साउंड्स मैच करते हों, जैसे माइंड, काइंड, फाइंड, तो वो हम उसको राइम कहते हैं। रिदम क्या होता है? Rhythm is a strong pattern of sounds, words, or musical notes that is used in music, poetry, and dancing. Rhythm is created by meter and patterns of sounds. Rhythm जो है वो उसको क्रिएट करना मीटर के आधार पर होता है, यानी कि कविता की लाइनों में जोर पड़ने वाले शब्द और जोर ना पड़ने वाले साउंड्स, सिलेबल्स, उनको मिला करके जो है, आपने देखा होगा कि ज्यादातर कवि म, न, ग, स, ज, इन साउंड्स का इस्तेमाल करते हैं। आप किसी भी गाने को देखिए, और दूसरी बात आप गौर करिएगा, किसी भी गाने में बहुत लंबे शब्द नहीं होते हैं। जितने छोटे छोटे शब्द होते हैं वो गाना उतना ही म्यूजिकल होता है। मैं नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जनगण मन के माध्यम से आपको बताऊं तो जान, गान, मान बहुत छोटे छोटे शब्द हैं, और इन सब में म्यूजिकल साउंड्स म, न, ग, र, स, ज का इस्तेमाल बहुत होता है। किसी भी गाने में आप गाने लगोगे, आप ध्यान आएगा आपको कि ये साउंड्स बहुत ज्यादा होती हैं।
और मात्राओं का जो सिलेबल्स का पैटर्न है, स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड का, वो भी रहता है। तो रिदम इज क्रिएटेड बाय मीटर एंड पैटर्न ऑफ साउंड्स, स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स दैट अकर एट रेगुलर इंटरवल्स। आपके पास मैंने एक वीडियो भेजा था, उसमें हमने शेक्सपियर की पोइम शैल आई कंपेयर दी में ये दिखाया था कि कितनी मात्राएं उसमें हैं। उसमें एक जो है मात्रा स्ट्रेस्ड रहती है, एक अनस्ट्रेस्ड रहती है। तो उसके माध्यम से वो जो है मीटर होता है, वो उसको आप समझ सकते हैं। रिदम इन राइटिंग एक्ट्स एज ए बीट डज इन म्यूजिक। बीट जिस तरह से म्यूजिक में काम करता है, उस तरह रिदम जो है राइटिंग में काम करता है। द यूज ऑफ रिदम इन पोइट्री राइजेस फ्रॉम नीड टू एक्सप्रेस सम वर्ड्स मोर स्ट्रांगली देन अदर्स। अब रिदम ये रहता है, कुछ शब्दों पर ज्यादा जोर दिया जाता है दूसरों के मुकाबले। इट्स म्यूजिकल इफेक्ट कैप्टिवेट्स ऑडियंस एंड रीडर्स। म्यूजिकल रिदमिक इफेक्ट जो पोइट्री का होता है, वो रीडर को आकर्षित करता है। राइम की बात करें, राइम स्कीम इज पैटर्न ऑफ राइम्स इन द मिडल ऑफ ए लाइन और एट द एंड। आपने सिर्फ अब तक शायद ये सोचा होगा कि राइम स्कीम सिर्फ पोइम के एंड में होता है। जी नहीं, राइम स्कीम सिर्फ एंड में नहीं होता है, राइम स्कीम मिडल में भी होता है। आपने देखा होगा कविता में आधी लाइन, उसके बाद कोमा, फिर आधी लाइन, अगली लाइन में आधी लाइन, कोमा, आधी लाइन, ऐसे होता है। तो कई बार यहां पर भी, ये जो जगह है यहां पर भी राइम होता है, और जिस राइम स्कीम को आप जानते हैं वो यहां पर होता है एंड में। एंड राइम्स भी होती हैं, मिडल में भी राइम्स होती हैं। देयर आर मेनी different ways to classify rhyme. Many people perfect rhymes as the only real. Many people think, ये यहाँ पर believe शब्द आना चाहिए था. Many people believe perfect rhymes as the only real type of rhyme. कि perfect rhymes हो, for example mind and kind. ये जो राइम है वो सही राइम है, परफेक्ट राइम है। दूसरी तरफ माइंड एंड लाइन, ये देखने में देखिए, ये माँ है और ये ल है, ये आई है, ये आई है, एन है, एन है, देखने में ये राइम लगता है, ये लेकिन परफेक्ट राइम नहीं है, ये इम्परफेक्ट राइम है। और शायद ये आखिरी हमारा पोइटिक जो है डिवाइस है, आखिरी अलंकार है, सिमिली और मेटाफर। ये आपने सुने भी होंगे पहले, बहुत कॉमन यूज होता है इनका। दोनों ही कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं, एक चीज से दूसरे चीज की तुलना करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दोनों काफी एक दूसरे के जैसे हैं। तो सिमिली क्या होता है और मेटाफर क्या होता है? सिमिली इज ए लिटरेरी टर्म दैट शोज अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। दो चीजों के बीच जो है कंपैरिजन करने, यहां पर फुल स्टॉप आएगा, ये कॉमन नहीं है, फुल स्टॉप है यहाँ पे। सिमिली का प्रयोग एक ऐसी लिटरेरी टर्म है, एक ऐसा अलंकार है जिसमें हम दो चीजों के बीच कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। वर्ड्स सच एज लाइक और एज आर यूज्ड टू मेक सच कंपैरिजन। ऐसे कंपैरिजन को करने के लिए हम लाइक या एज शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट देयर मे और मे नॉट बी रियल सिमिलैरिटी बिटवीन द थिंग्स दैट आर कंपेयर्ड। अब दो चीजों की जिनकी तुलना की जा रही है उनके बीच में समानता हो, ये कोई जरूरी नहीं है। कई बार समानता नहीं भी होती है, फिर भी कभी उसको कंपेयर कर देता है। कोई समानता नहीं होती, फिर भी कभी कंपेयर कर देता है। लुक एट दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ थिन मैन। एक पतले आदमी की तुलना इस सेंटेंस में की गई है, देखिए कैसे की गई है। ही इज एज थिन एज अ रेल। ये सिमिली है। वो इतना पतला है जैसे रेलवे लाइन हो, रेलगाड़ी की लाइन होती है ना इतनी पतली। हम आमतौर पर यहाँ इंडिया में कहते हैं बिल्कुल बांस जैसा, डंडे जैसा पतला है। ही इज एज थिन एज ए बांस, एज ए स्टिक, बांस जैसा पतला। ही इज एज थिन एज अ रेल। हियर रेल मीन्स बार। देयर कैन बी नो similarity between a man and a rail, but describing man as thin as a rail evokes the image of a very thin man. बिल्कुल सरिये जैसा पतला। As a rail is very thin bar, similes are important tool that make language more creative, descriptive and entertaining. हम आमतौर पर तुलना करने के, इसमें आप देखिए, आप as का इस्तेमाल हुआ, he is as thin as a rail, है ना। he is thin like a rail, वो भी सिमिली है। तो हम as या like का इस्तेमाल करके दो चीजों की तुलना करें तो वो सिमिली होता है। सिमिली को शायद हिंदी में उपमा कहते हैं, वैसे हिंदी मेरी बहुत अच्छी नहीं है। मेटाफर, व्हाट इज ए मेटाफर? मेटाफर भी तुलना होता है। तो दोनों एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं, ये सवाल आपके दिमाग में आया होगा और इसका जवाब मैं आपको दूंगा।
Metaphor is a common figure of speech that makes a comparison by directly relating one thing to another unrelated thing without using words like words such as like or as. मेटाफर भी कंपैरिजन होता है दो चीजों के बीच, चाहे उनमें तुलना बनती हो या ना बनती हो। कभी जब दो चीजों की तुलना एक दूसरे से कर देता है तो वो मेटाफर या सिमिली हो जाता है। अगर तो एज और लाइक शब्द का इस्तेमाल हुआ है फिर वो सिमिली है। अगर वही सेम चीज में एज और लाइक का इस्तेमाल ना हुआ हो तो वो मेटाफर है ना। तो मैं एक एग्जांपल से आपको बता देता हूं, है ना। सचिन इज लाइक अ टाइगर। अगर मैं ये कहूं सचिन इज लाइक अ टाइगर, टाइगर रन्स वेरी फास्ट and Sachin runs very fast between the wickets. तो सचिन इज लाइक अ टाइगर, सचिन की तुलना हमने टाइगर से की है। वैसे सचिन की क्या तुलना बनती है टाइगर से? टाइगर जानवर है, सचिन प्लेयर है, आदमी है। टाइगर मांसाहारी है, सचिन कोई जरूरी नहीं हो जंगलों में कोई जानवर पकड़ के मांस खाता हो, नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं बनता है। फिर भी हम टाइगर की एक क्वालिटी की तुलना, जो कि वो बहुत फास्ट है, इसकी तुलना हम सचिन से करते हैं। और ये बताते ही हमें पता लगता है अरे यार बड़ा तेज दौड़ता है, बड़ा ही तेज दौड़ता है। सचिन इज लाइक ए टाइगर। अगर मैं इसी को कहूं सचिन इज अ टाइगर तो ये मेटाफर है, क्योंकि मैंने लाइक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कह दिया सचिन इज अ टाइगर, सचिन टाइगर है, मतलब टाइगर की क्या क्वालिटी है ना। मैं कह दूं कि जो है ना मनीषा तो कोयल है, मतलब मनीषा बहुत अच्छा गाती है, उसकी आवाज बहुत मीठी है ना। तो मनीषा की तुलना जब हम कोयल से कर रहे हैं तो वो कोयल की गाने की मिठास की तुलना कर रहे हैं। तो मेटाफर में एज अ लाइक शब्द का इस्तेमाल नहीं होता। लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ मेटाफर। ही ब्रोक माई हर्ट, ये मेटाफर है। उसने मेरा दिल तोड़ दिया। अब मेरे दिल पे क्या उसने थोड़ा मारा? क्या मेरे दिल के टुकड़े हुए, बिखर गए, जुड़ेंगे नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, ये मेटाफोरिकल होता है। ये भाषा इशारों में की गई भाषा होती है। यहाँ पर हर्ट वास्तव में लिटरली ब्रोकन हो ऐसा नहीं है। इनफैक्ट पर्सन इज फीलिंग हर्ट एंड सैड। आदमी हर्ट होता है, हर्ट को हम कहते हैं दिल तोड़ दिया। मेटाफर्स कैन मेक योर राइटिंग, ये मैंने ऊपर भी कहा था, ये सिमिलीज मेक राइटिंग क्रिएटिव, डिस्क्रिप्टिव एंड एंटरटेनिंग। ये फंक्शन होता है सिमिली का। मेटाफर का भी सेम फंक्शन होता है। they make their metaphor can be more personal, more memorable, more persuasive का मतलब होता है जिससे सामने वाले आदमी को कन्विंस किया जा सके। These days metaphors play an important role in the field of advertisement। हाँ, एडवर्टीजमेंट में बिल्कुल जो है वो इनका इस्तेमाल होता है, तुलना का इस्तेमाल होता है। मान लीजिए किसी भी चीज़ की ऐड कर रहे हों तो आपने इवन के एक रेडी वाले को बेचते हुए देखा होगा, अमरूद बेचते हुए। एक रेडी वाले को अमरूद बेचते हुए मैंने सुना, कहता ले लो अमरूद ले लो, पेड़े मीठे पेड़े। वो भी एक सिमिली और मेटाफर का इस्तेमाल कर रहा है। वो कह रहा है मेरे वाले अमरूद ऐसे हैं जो पेड़े जैसे मीठे हैं। तो इस तरह का इस्तेमाल सिमिलीज और मेटाफर्स का यूज आमतौर पर छोटे से छोटी चीज से लेकर के बड़ी से बड़ी चीज तक किया जाता है। इस्तेमाल एडवर्टीजमेंट में बहुत ज्यादा इस्तेमाल इसका होता है। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टडी योर बुक्स। शिक्षा एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को किसी भी ऊंचाई तक ले जा सकती है, और जो इस चीज को समझता है वही कामयाब हो सकता है। शुभकामनाओं के साथ, थैंक यू वेरी मच।